अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। साल 2015 से 2018 तक मुल्क भर के संजीदा अफराद, सियासी शख्सियात, सहाफियों, तज्जियाकारों समेत मुल्क से मोहब्बत रखने वाले हर पाकिस्तानी ने उस वक्त की ऑपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार मशवरा दिया था कि मजहबी जमात को इतना ताकतवर ना बनाए कि कल ये आपके सामने खड़ी हो जाए। मगर उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पर इक़्तिदार हासिल करने की धुन सवार थी। उसने इक़्तिदार हासिल करने के लिए कई मुतनाज़े इक़दाम उठाए जो आज उनके गले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मजहबी जमात से जान छुड़ाने के लिए भी हर दस्तयाब कदम है उठाने की जस्तजू में मगन है। पंजाब भर में आर्टिकल 147 के तहत रेंजर्स डिप्लॉय की गई है और इंसदादी दहशतगर्दी की शिक 5 नाफिज की जा चुकी है। दर्जनों अफराद जख्मी हैं जबकि मुतादिद अफराद जाबहक हो चुके हैं। पथराव और शेलिंग के बीच हुकूमत मजीद कंफ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है और यूं महसूस हो रहा है कि हुकूमत मजहबी जमात पर पाबंदी आयद करने आलमी बरादरी की जानिब भी देख रही है। और कुछ ऐसा ही तासुर गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई दिया। पाकिस्तान की रियासत ने अलकायदा जैसी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शिकस्त दी है। ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं है। ना आप बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में आप उस तरह के आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास चीजें नहीं है, ना ही आप ये समझें कि आप रियासत को ब्लैकमेल कर सकें। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। फ्रांस जो है वो यूरोप को लीड कर रहा है और सारे यूरोपीय ममालिक जो हैं वो फ्रांस के साथ खड़े हैं। और एक एम्बेसी के खात्मे का मसला ये होगा कि सारी एम्बेसीज जो हैं यूरोप की, जहां हमारे बहुत सारे ओवरसीज भी रहते हैं, उनके लिए वो यूनानिमस हैं। अब वज़ीर आज़म ने इस बहरान से निपटने के लिए जुमे को कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जबकि पंजाब हुकूमत और वजारत दाखिला मजहबी जमात को मुज़ाकरात में भी एंगेज कर रही है। सवाल यह है कि मजहबी जमात इस मकाम तक आखिर पहुंची कैसे है? जमात के बयानिए को किसने तकवीयत दी है, किसने ताकतवर बनाया है? इसी हवाले से कल जब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से सवाल किया गया तो उन्होंने मजहबी जमात का साथ देने के इल्जामात से इनकार किया कि माजी में कुछ नहीं किया, जबकि वो इस सवाल पर भी सीख पा हो गए। उनका क्या रद्द-ए-अमल था, जरा उसकी एक झलक भी आपके साथ रखते हैं। इसमें एक बार आप भी कूद कर कह रहे थे कि आग लगाओ, जलाओ, गिराओ, तो आपको अपने सियासी किरदार पर कभी शर्मिंदगी महसूस हुई? आप हमेशा मोहब्बत भरे सवाल करते हैं और अपने चैनल के लिए ठीक है, मैं रिकॉर्ड पे जवाब दे रहा हूँ। आपको सवाल करने, मैं कभी इस तंजीम के साथ शामिल नहीं रहा। ये मैं आप सवाल कर सकते हैं ना, मुझे जवाब देने का हक है। मैं कभी इस तंजीम के साथ ना शामिल हुआ, इनके जलसे में गया कभी, ना जुलूस में गया। आपका सवाल करने का हक है और आप एक इतने बड़े चैनल से तल्लक रखते हैं, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको जवाब दूं। आप हमेशा ऐसे सवाल करते हैं जो झूठ पे मबनी होते हैं। शेख रशीद अहमद जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनका रिएक्शन आपने देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक तोड़ने के लिए तकरीबन हर हरबा इस्तेमाल किया, मजहब कार्ड खेला गया, ऐसे ही मजहबी नारे लगाए गए, अवामी जज्बात को उभारने के लिए मजहबी जमात के बयानिए का, उनके नैरेटिव का साथ भी दिया गया, कांधे से कांधा भी मिलाया गया। लाहौर के हल्का NA 120 से इंतखाब में हिस्सा लेने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंतखाबी मुहिम में भी इन्हीं इल्जामात के तहत ये कैंपेन शुरू हुई। इसकी एक झलक दिखाई दी। दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुतअद्दिद बार मजहबी जमात की हिमायत की और कारकुनान ने इस जज्बे को सराहा भी। शेख रशीद अहमद माजी में इससे मुताल्लिक क्या कहते रहे हैं, यानी उनका तर्ज सियासत इससे मिलता जुलता कैसे रहा है, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूँ, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे, उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। 11 मार्च तक इंशाअल्लाह ताला ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे, ये बदमाश, ये गैर मुल्की एजेंट, ये नामूस रसालत के दुश्मन इनकी सियासत को नेस्तो नबूद कर देंगे। अब तहरीक इंसाफ 2 कदम आगे बढ़ी थी। तहरीक इंसाफ ने मजहबी जमात की हिमायत में तमाम सियासी अखलाकियात तक एक तरफ रख दी। एन उस वक्त जब मजहबी जमात के कारकुन के हमले से एहसन इकबाल जख्मी हुए तो तहरीक इंसाफ की क़यादत मजहबी जमात की हिमायत कर रही थी। और कल जब कारकुन सड़कों पर थे तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टालवर्ट मारूफ सिंगर अबरारुल हक साहब के उस वक्त तासुरात क्या थे, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। फिर वोटों से वो पास होता है तो अवाम के खौफ से आपने वापस तो ले लिया, लेकिन अभी आपको तकलीफ बहुत है, अभी आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो इसके जिम्मेदारान हैं उनको इस
इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं इन लोगों के साथ खड़ा हूं। मैं नारोवाल के लोगों को कहता हूं, आप दलेर हो जाएं, मैं भी आपके साथ हूं। और सबसे बड़ी बात है, हमारा ईमान हमारे साथ है। इनकी सियासत तो खत्म हो चुकी है, ये पता नहीं अब अपनी आखिरत के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि खुदारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों को इस तरह से ट्रीट ना करें। सिर्फ शेख रशीद और अबरारुल हक ही नहीं बल्कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने उस वक्त दावा किया था कि उन्होंने अपनी पार्टी के कारकुनान को बड़ी मुश्किल से रोक रखा है, वरना वो तो इस धरने में शिरकत के लिए बेताब हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी खुद बनफ्से नफीस इस धरने में शामिल हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजहबी जमात को ताकतवर करने के साथ साथ अवाम के जज्बात को उभारने में भी खूब किरदार अदा किया। ये वो मनाजिर है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, वो इस के साथ दिखाई दे रहे हैं जमात में। और खुद इमरान खान साहब उस वक्त किस तरह के नारे बुलंद किया करते थे, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। हमने नवाज शरीफ की हुकूमत को नहीं चलने देना। दिल मेरा कह रहा है कि इनको यहाँ से निकालो, खींचो इसको गिरबान से पकड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस। वक्त आ गया कि हम सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करें। मैं सबसे आगे निकलूंगा बाहर रेड जोन की तरफ। कुछ हुआ पहले गोली मुझे लगेगी, 2 दिन के बाद मियां साहब आपका टाइम खत्म हो गया। पुरअमन इनकलाब का दरवाजा बंद कर देते हैं तो आप खूनी इनकलाब का दरवाजा खोल देते हैं। ऐसा पागलपन ना करना कि बजाय 1 हफ्ते में जाने के कल ही तुम चले जाओ। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो उस वक्त की ऑपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटेनर से अपने कारकुनान तक पहुंचा रही थी। ये पैगाम रसानी हो रही थी, इश्ताल अंगेजी उरूज पर थी, कारकुनान के जज्बात को उभारा जा रहा था। तहरीक इंसाफ आज जो हुकूमत में है वो मजहबी जमात के धरने को गैर कानूनी करार दे रही है। आज जलाओ घिराव पर सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन माजी में वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद पीटीआई के नौजवानों और कौम को हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने का दर्स देते रहे हैं। इस हवाले से वो क्या कहते रहे, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। और नवाज शरीफ के महल को आग लगा दे। अगर तू गिरफ्तार होता इस मुल्क में खाना जंगी हो जाती। तुझे अपनी ताकत कमीने बदमान मारो, मार दो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा। आज वजीर आजम पाकिस्तान से वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात और हुकूमत की सारी मशीनरी तलक सभी मजहबी जमात के रवैये से निजात हासिल करने की जस्तजू में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन माजी की तरह इस बार भी हुकूमत कंफ्यूजन और गैर यकीनी का शिकार है। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजहबी जमात को दहशतगर्द करार दिया गया, इस गिरोह से सख्ती से निपटने का ऐलान किया गया। लेकिन आज फिर मुज़ाकरात की कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत की पॉलिसी और नाक़िस हिकमत अमली बारे बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड हैं अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, इब्तिदा में मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। एक सिंपल सी बात है कि ये जो जुनूनियत है, इंतहा पसंदी है, अस्करियत है, ये साल में तकरीबन 2 बार तो देखने को मिलती है। अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत करी कि 6ठी बार एक मजहबी जमात सड़कों पर है। मैं अगर आपसे जानना चाहूं कि हु इज प्राइमरीली अगर देखा जाए तो हु इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत वक्त की होती है, जो भी हो। अगर ये छठा एपिसोड है तो पहले 5 का नतीजा क्या निकला है, और इस पर जो जस्टिस फायज ईसा का एक डिसीजन है उसकी रिकमेंडेशंस को पढ़ के देख लें कितने ऊपर अमल दरामद हुए। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि हुकूमत वक्त जो भी हो, और आई कैन कोट ऑल 4 रिजीम, जनरल मुशर्रफ, नवाज शरीफ, जरदारी एंड नाउ पीटीआई, जब कभी कोई ऐसा क्राइसिस होता है तो लोग वक्त, वो पंजाबी में कहते हैं ना, डंग टपाऊ प्रोग्राम करते हुए वो अपना वक्त गुजारने के लिए दे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एक फॉल्स किस्म का मुआहदा कर लेते हैं जिसमें नॉन सीरियसनेस होती है। उसमें कुछ इनके जो स्लोगन्स हैं वो लेजिटिमाइज हो जाते हैं, उनको एक उम्मीद दिला दी जाती है, और फिर जब उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर दोबारा से एक क्राइसिस खड़ा हो जाता है। जैसा इफ वी टॉक अबाउट द करंट पॉलिटिकल रिजीम, तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, रियासत मदीना का नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत लगाती है, और फिर आपको वो तमाम नारे भी याद होंगे जो बीइंग इन ऑपोजिशन वजीर दाखिला शेख रशीद साहब लगाते रहे हैं, खुद इमरान खान साहब लगाते रहे सर कि इसी तर्ज सियासत और इन्हीं नारों के गुण तो ये हुकूमत खुद गाया करती थी। आज जो नारे सुनने को मिल रहे हैं या जिन नारों की बज़ाहिर मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखाई दे रही है, तो हुकूमत वक्त कितनी जिम्मेदार है, खासतौर पे पीटीआई सर? देखें, चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी होता है।
जब इस हुकूमत ने या शेख रशीद ने नारे लगाए थे, उस वक्त क्या था, एक ओथ की स्टेटमेंट में तब्दीली के लिए एक बिल नेशनल असेंबली में लाया गया था, जिसको शेख रशीद ने पॉइंट आउट किया, अदरवाइज वो बिल पास हो गया होता और एक नया क्राइसिस खड़ा हो जाता। उस वक्त इन्होंने इस कॉज को चैंपियन करने के लिए शेख रशीद साहब ने भी अपने आप को पूरी कौम के सामने एक हीरो की तरह पेश किया, और उस वक्त की जो अपोजिशन थी, चूंकि हुकूमत एक गलती कर चुकी थी, एक ऐसा बिल नेशनल असेंबली में ला चुकी थी जिसकी एक शिक काबिल एतराज थी, तो उन्होंने उसको चैंपियन करने के लिए बात की। लेकिन आज ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि कोई ऐसी गवर्नमेंट अमेंडमेंट करने जा रही है। मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत ने जिस तरीके से खत्म नबूवत का केस या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना रवैयों का केस जिस तरीके से उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ उठाया, यूनाइटेड नेशन के साथ उठाया, अरब कंट्रीज में बिलखुसूस टर्की और मलेशिया के साथ उठाया, फिर ओआईसी में इस केस को उठाया गया, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको लिया है, मेरे ख्याल में इतने अच्छे तरीके से हैंडल इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन जैसा अभी जो कुछ हो रहा है, आपको नहीं लगता कि हुकूमत की अपनी कैंपेन वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ हो, क़ीदा खत्म नबूवत से मुताल्लिक हो, जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनली भी हमने एक इमेज डेवलप किया है, तो क्या वो साख हुकूमत की मुतासर नहीं हो रही जो कुछ हो रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम? बिल्कुल मुतासर हो रही है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से ये लोग सड़कों पर आए हैं और इस वक्त जिस तरीके से लाशें गिर रही हैं, मासूम बच्चों की और मासूम पुलिस वालों की, दोनों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। ये नहीं होना चाहिए, और इस चीज़ को बर वक्त रोकने के लिए जो इक़दाम किए गए, अगर वो कारगर साबित नहीं हुए थे तो फिर इनकी लीडरशिप के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आम लोग जो हैं उनको गलत इंफॉर्मेशन देकर उनको उकसा कर सड़कों पर लाया जाता है, जबकि फॉरेन पॉलिसी सड़कों पर नहीं बनाई जा सकती। फॉरेन पॉलिसी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एहतजाज का महज़ब तरीका नॉन वायलेंट तरीका होता है, और अगर स्टेट की कोई ऐसी पॉलिसी होती जिस पे उन्हें एतराज था तो इन्हें प्रोसेशन का भी हक है। जमहूरी हुकूमत में एहतजाज होते हैं, लेकिन एहतजाज का पुरअमन होना और आम लोगों की जिंदगी और जानो माल को मुतासर न करना, उसका एक बुनियादी जुज़ होना चाहिए, तब वो एहतजाज जो है। जैसा मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन जैसा अभी तक इस मजहबी जमात का जो एक विजन है वो तो बड़ा क्लियर है, उनका जो चार्टर है या जो मुज़ाकरात में जो बातें सामने आती हैं वो इंटायरली डिफरेंट है उस तमाम तर सिनारियो से जो लाल मस्जिद वाले मामले के अंदर था, जिसमें अलकायदा जैसी बैरूनी तंजीमों या दाइश जैसी तंजीमों के साथ कनेक्शंस भी इस्टेब्लिश हो रहे थे। यहाँ पर तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। तो क्या हम एक कंपैरिजन करके एक ऐसा क्या इस मामले को मजीद पेचीदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और फिर गुज़श्ता रोज़ी इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा इस हवाले से कि दीगर तंजीमों को, जो आलमी तंजीमें हैं, यूरोपीय यूनियन जो है, उनको भी इनको अस्करियत पसंद जमात के तौर पर डिक्लेयर करना चाहिए है। तो क्या आर वी सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम द इंटरनेशनल लॉबी कि वो इनको बैन करे? नहीं, दिस इज द थर्ड क्लास स्टेटमेंट अगर किसी मिनिस्टर की तरफ से आई है। पहले आप अपने मुल्क में तो फैसला कर लें कि ये कौन लोग हैं और इनको आपने किस तरीके से ब्रैकेट करना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील करने की क्या वजह है? दूसरी बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं, क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी हुई है? क्या किसी पाकिस्तानी ने की है? क्या जिनकी लाशें गिराई जा रही हैं इन्होंने की है? क्या पुलिस या रेंजर्स ने की है? अगर किसी ने नहीं की और बाहर एक शख्स भौंकता है, एक स्टेटमेंट दे देता है, तो हम अपने घरों को आग लगा देंगे? जिनकी शान में, जिनके शान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम तो बड़े नाचीज से लोग हैं, अल्लाह उनकी शान का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है, लेकिन जिसका हम दम भर रहे हैं उसमें बात यह होती है देखने वाली कि क्या उनकी सुन्नत पे कितने अमल पैरा हम हो रहे हैं। अल्लाह ताला तो कुरान में कहता है कि मोमिन एक दूसरे के लिए नर्म खू होता है। क्या ये नर्म खुई है कि लाशें गिर रही हैं, बच्चों की भी, पुलिस वालों की भी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की भी? तो ये उलमाए दीन किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं हालात को? मेरे ख्याल में इस रवैये को एक दफा दो टोक डायलॉग होना चाहिए, उनसे बातचीत करें। अगर वो अपना ये रवैया तर्क नहीं करते और वो समझते हैं कि हमने सड़कों पर बैठकर फॉरेन पॉलिसी बनानी है, तो फिर उसके खिलाफ एक बिल्कुल दो टोक कार्रवाई होनी चाहिए।
जो बाकियों के लिए भी इबरत का निशान है। जैसे लास्ट कमेंट आपका, आर्टिकल 147 के तहत इदारों की सपोर्ट तो मांगी जा रही है, वफाक से मदद मांगी, सूबे के अंदर रेंजर्स हैं फर्स्ट लाइनर के तौर पर जो एक्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा जिस वक्त फैजाबाद धरना था तो उस वक्त जो फौज की तरफ से भी एक जामिन का रोल प्ले किया गया था। एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको क्या लग रहा है सर कि ये सिचुएशन खुदा न खास्ता इतनी एग्रेवेट हो? सबसे पहले तो क्या पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, लेकिन किसी के लिए गोली चलाना, रेंजर्स के लिए गोली चलाना या फौज के लिए गोली चलाना इतना आसान होगा अपने लोगों के ऊपर? और क्या ये मामला इसी तरह सही होगा या आपको लगता है कि बिलाखिर इसको बैठकर एंगेज करके मुज़ाकरात के जरिए टेबल पर ही हल करना चाहिए इसको? और हतमी और मुस्तकिल हल तो डायलॉग ही है, लेकिन वायलेंस को रोकने के लिए अगर कानूनी कार्रवाई करनी पड़े तो वो भी तमाम रियासतों में होती है, पाकिस्तान में भी हो सकती है, कोई नई बात नहीं है। अब रही आर्मी या रेंजर, पहली बात है फर्स्ट लाइन है पुलिस, और ये इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है कि पंजाब पुलिस इसे हैंडल नहीं कर सकती या मुल्क की पुलिस। फिर उसके बाद जो सेकंड लाइन फोर्सेज हैं उनकी तादाद लाखों में है। रेंजर्स, फ्रंटियर कांस्टेबलरी और फ्रंटियर कोर, ये लोग भी बहुत अहलियत रखते हैं। फौज बुलाने की नौबत आनी नहीं चाहिए। ये पैनिक करके पहले दिन से ही फौज को कहना जी आ जाओ और संभाल लो, ये जब संभाला भी गया था तो उस वक्त जो रवैया आया और जो बातें सुनने को मिली वो भी बहुत अफसोसनाक थी। मुझे आज भी यकीन है कि अगर इनसे जाकर, क्योंकि हर अदारे की अपनी एक धाक होती है, उसका एक स्टैंडिंग होती है, आज भी अगर इनसे कोई फौजी जाके बात करेगा तो ये बात मान जाएंगे। लेकिन कल मैं, आप और बहुत सारे एंकर बैठे फिर ये बातें कर रहे होंगे और जी फौजी लाई थी और फौज ने ही वापस भेज दी है। इसलिए आर्मी की एंगेजमेंट लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए, लेकिन पुलिस और रेंजर्स बहुत काफी है, इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है कि फौज को बुलाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शहर कायद में अगला निशाना कौन सी इमारत बनने जा रही है? हमारे साथ पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि नस्ला टावर गिराने के लिए जदीद डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए और वो तरीकाकार इख्तियार किया जाए जिस तरह दुनिया भर में इमारतें गिराई जाती हैं। अदालत ने कहा है कि जदीद डेटोनेशन का इस्तेमाल दुनिया भर समेत भारत में भी किया जा रहा है, लिहाजा यकीनी बनाया जाए कि नस्ला टावर गिराने के दौरान कोई नुकसान ना हो। और अदालत ने अपना हुक्म दिया है कि इसमें जो कॉम्पनसेशन है मुतासरीन को वो दी जाए। अब जो 44 टोटल ख़ानदान है उनमें से 34 इवैक्यूएट ये लोग कहाँ जाएंगे, किस बेसरो सामानी के आलम में होंगे? क्या रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इनको कॉम्पनसेट करें, इनको आशियाना फराम किया जाए, या सिर्फ इमारतें खड़ी कर देना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? और शहर कायद के अंदर जो दीगर इमारतें हैं उनसे मुताल्लिक भी अब बारी बारी सुप्रीम कोर्ट ये इंदिया दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट को अहकामात सादिर करने पड़ेंगे तजावुजात हटाने से मुताल्लिक। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, ये कराची के मसाइल हल करना अदालत उज़्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर नहीं, एक्चुअली कराची के ऊपर सबका आकर जोर चलता है। कराची एक ऐसा मजबूर शहर है, मजलूम शहर है कि जहाँ पर जिसको अपनी पावर एक्सरसाइज करनी होती है वो कराची पे ही आकर एक्सरसाइज करता है, क्योंकि यहाँ पर लोग क्लाशनकोफे लेकर कंधे पे टांग के नहीं चल रहे ना। यहीं पर अगर ये नेस्ला टावर आपकी जिसकी बात करें, वहाँ पर 10 बंदे SMG लेकर बैठे होते ना, तो मैं देखता कि कौन आकर पानी की लाइन काटता है और कौन जो है वो बिजली काट कर जाता है। असल में सबको पता है कि ये मजलूम लोग हैं, निहत्ते लोग हैं, और यहाँ पर कोई लॉ अबाइडेंस सिटीजन्स हैं, कोई क्लाशनकोफ कंधे पे टांग कर नहीं चल रहा। तो हर किसी को अपनी तमाम पावर की एक्सरसाइज जो है वो यहीं पे आकर सारी चीज़ें नज़र आती हैं। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हर दौर में हर वक्त जुल्म ही जुल्म है। पहले लोग
टारगेट किलिंग में मारे जाते थे। अब ज़रा सी बारिश होती है तो तड़प तड़प कर नौजवान मर रहा होता है करंट लगकर। फिर नाले, ज़रा सी बारिश होती है तो फिर उसके बाद नालों का पानी घरों में आ जाता है। कोई कचरा उठाने वाला नहीं है, कोई जॉब देने वाला नहीं है। ऊपर से जो लोगों ने अपनी जमा पूंजी जमा करके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स देखकर कहीं पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपने लिए कोई घर कर लिया है, तो 4 साल रहने के बाद, टावर बनने के भी 4 साल के बाद जब लोग शिफ्ट हो गए, उसके बाद पाकिस्तान के रियासत के इदारे को ख्याल अब ये चीज़ गलत हो गई है। और उस गलत में भी ये देखें कि जिन्होंने उस गलत चीज़ों को बनवाया है, जो कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो बकौल सुप्रीम कोर्ट की कि भाई ये गलत है, तो भाई गलत की परमिशन तो लोग यहाँ पर इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने दी है। मैं बिल्कुल इस तरफ आता हूं सर। देखिए सर, ये मल्टी एथनिक, मल्टी लैंग्वेज डाइवर्सिफाइड सिटी है कराची, और इसके ऊपर कोई एक जमात नहीं रही, इसके ऊपर मल्टीपल जो है वो जमातें हैं। और आज जब हर सियासी जमात के नुमाइंदे वहां आकर मुतासरीन से इजहार यकजहती कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं, अब दिल भरे हुए दिखाई देते, गमज़दा भी हैं, तो ये भी तय करना होगा कि पॉलिटिकली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नस्ला टावर जैसी इमारतें यहाँ पर बन रही थी और उसमें बिल्डर्स माल भी बना रहे थे, और वहाँ पर मौजूद जो SBCA है या कोई और इदारे हैं, वहाँ पर लोग भी अपने खांचे रख रहे थे। देखिए 2010 के बाद से, जब से मैं शहर से मैं गया हूँ, ये शहर जो है वो अपनी तबाही बर्बादी इसकी शुरू हो गई। मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ 2010 में और आज है 2021, 11 साल हो गए। ये सारी ये 2013 में 13 से ये बनना शुरू हुआ है नस्ला, और ये 2008 के बाद जब ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, उसने कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाया। फिर उसने जो है वो रिश्वतें लेकर, हराम लेकर लोगों को भर्ती किया। पूरी उसने जो है वो तमाम इधर उधर से लाकर लोगों को पैसे लाकर उन्होंने भर दिए, और भरने के बाद उनको खुली आज़ादी दे दी कि अब जो तुमने हमें पैसे दिए हैं, रिश्वत के पैसे दिए, अब जो हमें हराम तुमने पैसे दिए, अब हराम कमाओ शहर में, ये शहर तुम्हारे लिए मफतूआ इलाका है, लूटो इसको जाकर। उन्होंने खूब जो है वो परमिशनें दी हैं, खूब जो है वो यहाँ पर उन्होंने जो है वो बिल्डिंगें बनवाई हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट जिस वक्त ये ऑर्डर पास कर रही होगी कि नस्ला टावर गिराओ, उसी वक्त इस शहर में 100 से ज़ायद बिल्डिंगें बन रही होंगी, इलीगल बन रही होगी, जो कि यही बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का आदमी बनवा रहा होगा। तो हमारा ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को वाकई शहर को ठीक करने का ख्याल आ गया है और वो नेस्ला टावर को बम से उड़ाने की बात कर रही है, तो मेरा उनको, हमने कल भी बात की, मेरी उनको तजवीज़ ये है कि अगर आप वाकई नेक नियत हैं तो आप जाकर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को पहले बम से उड़ाएं। अगर आपने उसको बम से उड़ा दिया ना, खुदा की कसम आपको कोई बिल्डिंग फिर बम से उड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई पिटीशन लेकर खत्म हो जाएगी शहर में, इलीगल। बिल्कुल ठीक है, इस तरह की कोई पिटीशन लेकर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि उन अफसरान के खिलाफ भी कोई एक्शन होना चाहिए, और फिर उसके बाद देखिए तिजोरी हाइट्स के वकील करने के पैसे नहीं है। अच्छा, ये बड़ी, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फीस देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि आपके पास सुप्रीम महंगी फीस है। आप सुप्रीम कोर्ट का वकील, पाक सरजमीन पार्टी का सरबराह मुस्तफा कमाल, एक्स मेयर कराची, वो सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं कर सकता है। जी, इसलिए कि हमने हराम नहीं कमाया ना। हमने 300 अरब रुपए में से अगर हराम कमाए हुए होते, उससे बिजनेस किया हुआ होता, इस शहर को लूटा हुआ होता, तो फिर मैं ये बात ही नहीं कर रहा होता। फिर तो मैं सही को सही, गलत को गलत, फिर तो मैं पुरानी जगह ही छोड़कर नहीं आता, फिर तो अभी किसी जीती हुई पार्टी का मैं हिस्सा होता। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमने हराम बिल्कुल नहीं कमाए, इसलिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को लाखों रुपए, और ये जो सारा कुछ, इसमें सुप्रीम कोर्ट का वकील करने की जरूरत नहीं है। अदालत उज़्मा को और जो लोग ये फैसले कर रहे हैं उनको सब कुछ पता है, सारा सब। नहीं देखिए ना, मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट ना सर। अब अभी सब जुडिस मैटर है, ऑब्वियसली जो कानूनी मामला है वो कानूनी दायरा कार के अंदर रहते हुए ही उसी लाइन ऑफ एक्शन के तहत ही डील होगा। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट बात तिजोरी हाइट से मुताल्लिक कर रही है, जो लिरवली की अराजी पर बनी हुई है। समवन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। देखिए आप बता रहे हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स अभी भी बन रही होंगी, एंड उस वक्त के जिस वक्त ये डिसीजन हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो आगाज होना है इनको ढाने का। तो आप एक तरफ से बिल्डिंगें बनवाते, यही तो मैं आपको अर्ज करूं, अगर आप मेरी बात थोड़ी सी तवज्जो से सुन लेंगे तो मैं बहुत आसान नुस्खा बता रहा हूं कि आपको बिल्डिंगें ढाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप KBCA की बिल्डिंग ढा दोगे, भाई जो बुराई की फैक्ट्री है उस फैक्ट्री को आप चलने दो,
और जहां पर उस फैक्ट्री से माल निकलकर किसी दुकान में जा रहा है, उस दुकान से आप माल उठाकर उस दुकान को तबाह कर रहे हो। तो भाई पहले फैक्ट्री जहां से ये माल 2 नंबर बन रहा है उसको तो रोको। मैं तो आपको बगैर फीस के इतना आसान सा मशवरा दे रहा हूं। अगर आप सही करना चाहते हैं तो हम तो कमेंट सुनते हैं ना रोजाना के, भाई फलां डाकू है, फलां चोर है, और इतनी बड़ी अथॉरिटीज से कमेंट सुनते हैं तो हमारा तो दिल दहल जाता है कि भाई हमें पहले तो ये पता था कि आपको पता ही नहीं है, हमारे रियासती इदारों को पता ही नहीं है कि भाई कौन डाकू है कौन चोर है। तो हम आराम से तसल्ली से सो जाते थे कि भाई चलो इनको पता नहीं है। लेकिन जब हमें अगले दिन ये पता चलता है कि भाई आपको सब कुछ पता है और फिर आप सिर्फ कमेंट पास करके उसको पकड़ नहीं रहे डाकुओं को, तो भाई आप हमें बताकर क्यों बता रहे हैं कि भाई वो फलां डाकू है फलां चोर है, तो उसको पकड़ेगा कौन? तो मैं आप जो बात कर रहे हैं कि भाई कहीं से बुराई शुरू हो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक तरफ से बिल्डिंगें बनवाते चले जाएं और दूसरी तरफ से आप बिल्डिंगें ढाते चले जाएं। तजवीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, बड़ी जायज़ है मुस्तफा कमाल साहब, बड़ी जायज़ तजवीज़ है। देखिए बिल्कुल दुरुस्त बात है ये कि आउटसाइड फ्रॉम द प्रेमिसेस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो ऑब्वियसली ये बात हो रही है। अब मैं और आप बैठ के एक प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली मुझे लगता है कोई ना कोई पिटिशन लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा और चीफ जस्टिस गुलजार साहब से यकीनन जो है वो इस्तफसार करेगा इस हवाले से कि इसको सेट भी करना है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और उसके बाद फ्यूचर के लिए मुस्तकिलन रास्ता रोकना है। सर अब बताइएगा, ये जो नस्ला टावर के मुतासरीन हैं, इस हवाले से इंतजामिया को बाउंड किया गया है कि आप इनको कॉम्पनसेशन दें, बिल्डर से लेकर दें, आपको क्या दिखाई दे रहा है, इनका मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है? क्या कॉम्पनसेट हो जाएंगे या मुश्किल लगता है? देखिए बिल्कुल यही सारा इशू है। जो मुतासरीन हैं, घर वाले हैं, 44 घर वाले, वो बिल्कुल छोड़ने के लिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा इसमें क्या कसूर है, हमने तो तमाम परमिशंस देखी हैं, हमने तमाम लीगल जगह को परचेज़ किया है, तमाम इदारों की इसके ऊपर एनओसीज़ मौजूद हैं, हम तो जाकर थानों में इसकी वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, या सुप्रीम कोर्ट में तो कोई ऐसी विंडो नहीं बनी हुई कि गवर्नमेंट के, एसबीसीए के, केडीए के और केएमसी के डॉक्यूमेंट्स को जाकर हम, या सिंध गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स को जाकर हम सुप्रीम कोर्ट से पहले उसको जो है वो वेरीफाई करवाएं। हमने तो लीगल डॉक्यूमेंट्स देखकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी। अब जब आप बिल्डिंग गिराते हैं तो यही तो हमारा कहना है कि भाई आप जब बिल्डिंग बनने के बाद बिल्डिंग गिराने जा रहे हैं तो उसमें तो वो बिल्डर पैसे लेके चला गया, उसमें तो जिसने रिश्वत लेनी थी एसबीसी वाले ने वो भी रिश्वत लेके चले गए, मिनिस्टरों की रिश्वतें चली गई, इदारों की रिश्वतें चली गई। अब तो वो जो गरीब आदमी है जिसने पैसे, वो मुतासर हो रहा है ना। अगर आप बनी हुई बिल्डिंग गिराएंगे, ये जो आप पहले भी बात कर रहे थे कि भाई फलां बिल्डिंग बनी उसको भी, तो भाई उसमें जो बिल्डर है, जो गलत काम करने वाला है, वो तो अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाकर बेच चुका। अब आप जिसकी बिल्डिंग गिराएंगे उसको अगर आप कॉम्पनसेट नहीं कर रहे मार्केट रेट से, तो वो तो बेचारा गरीब आदमी मारा जाएगा ना। इसलिए मैं पहले दिन से, आज नहीं, इस नेस्ला टावर पे ऊपर बात नहीं हो रही, मैं जर्नली ओवरऑल ये कह रहा हूं कि भाई हमें, यू आर नॉट फिक्सिंग द बग। आप जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर रहे। प्रॉब्लम रिजॉल्व उस वक्त होगा कि जब आप इदारों को फिक्स कर देंगे, जहां से ये बुराइयां चल रही हैं आप उसको फिक्स करें ना, ताकि नई इमारतें बने ना। आप उस बनवाने वाले को सजाए मौत देना, भाई उसको लटकाएं चौकों पे, सही हो जाएगा सारा। बिल्डिंगें बन रही हैं सबके सामने, उसके बाद आप, ये तजवीज़ भी जरूर पहुंचेगी। मुस्तफा कमाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे सऊदी अरब का पैकेज आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे पाया अभी तक, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर्स मिलने और रुपए की कदर में बेहतरी के बावजूद मुल्क में ताहाल कौम के लिए किसी खुशखबरी की कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि वजारत खजाना ने आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफे से खबरदार कर दिया है। वजारत खजाना की सेमाही आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर के रेट और मौसमियाती अवामिल के बायस महंगाई बढ़ रही है। सितंबर में महंगाई की शरह 8.98% रही। वजारत खजाना का कहना है कि हुकूमत ने आलमी मार्केट में महंगाई का दबाव अवाम को मुंतकिल नहीं किया। आलमी मार्केट के झटके मजीद ना लगे तो सालाना महंगाई कम हो सकती है। वजारत खजाना ने मजीद कहा है कि रवा माली साल की पहली सेमाही में मालियाती खसारा 11% बढ़कर 462 अरब रुपए का हो गया है। अशिया खुरनोश की कीमतों के आगे बंद बांधना ताहाल मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है, मगर हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी है। महंगाई के सताए अवाम को 39 अरब रुपए से जायद का एक और बड़ा झटका लगने को तैयार है। नेपरा के मुताबिक सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 2.5 रुपए महंगी होगी। अब सवाल यह है
कि शहरियों को फ्यूल एडजस्टमेंट का झटका क्यों दिया गया है। हालांकि सितंबर में पन बिजली की फराहमी का हिस्सा बढ़कर 36.24% हो गया था, जो अगस्त में तकरीबन 35% था, और इस ईंधन की कोई कीमत नहीं है। महंगाई के तूफान के बायस मुल्क में शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई है, मगर हुकूमत का दावा है कि मुल्क में महंगाई दीगर ममालिक की निस्बत अब भी कम है। हालांकि आलमी इदारे बार बार हुकूमत को महंगाई के खदशात से मुतनब्बे हैं। इस हवाले से आलमी बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है और सिर्फ एक साल में ही 20 लाख से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं। मुल्क की 40% आबादी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुकी है। कोरोना की आलमी वबा के दौरान हालात बदतर हुए हैं। आलमी बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक वबा के दौरान पाकिस्तान में काम करने वाले अफराद की निस्फ तादाद की नौकरियां खत्म हुई हैं या उनकी आमदन के ज़राए सोकड़ गए हैं, जबकि इसका सबसे बड़ा धचका उन हुनरमंद अफराद को लगा है जो आर्जी दिहाड़ी के तौर पर काम कर रहे थे। इस वक्त मुल्क भर में कम आमदन शल का शिकार है। अवाम खुदकुशी करने पर मजबूर हैं, जबकि हुकूमत चैन की बांसुरी बजा रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि आदाद शुमार की बजाय आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाए। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कि किस तरह से सूरत हाल गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने तक आज पहुंची है, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इंतखाबात से कबल गवर्नर हाउसेस को अवाम की तफरी के लिए खोलने और यूनिवर्सिटीज़ बनाने का दावा किया। यूनिवर्सिटी तो ना बनी, मगर चंद हफ्ते अवाम को गवर्नर हाउसेस में तफरी का मौका ज़रूर मैसर आ गया। इसी दौरान हुकूमत ने गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिराने का ऐलान किया, मगर हाई कोर्ट ने दीवारें गिराने के हवाले से एक स्टे दे दिया, जिसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से पंजाब हुकूमत को हिदायत की गई कि इस हवाले से कानूनी तकाजे पूरे करके स्टे ऑर्डर को ख़त्म कराया जाए। आज लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने के लिए हुक्म इंतनाई खत्म कर दिया और आर्कियोलॉजी और अर्बन यूनिट को एक टास्क मिल गया है कि वो मिलकर गवर्नर हाउस की नई दीवार का डिज़ाइन तैयार करेगा। अब गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर जंगला लगाया जाएगा। गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का मकसद लोगों को इमारत की खूबसूरती दिखाना है, गवर्नर हाउस दिखाना है। सवाल यह है कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने के बाद आवाम के लिए ये अवामी इमारत दस्तयाब होगी या सिक्योरिटी खदशात के नाम पर एक बार फिर ताले लगा दिए जाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान का एक प्रिंसिपल स्टांस रहा है, प्रिंसिपल पोजीशन रही है, वज़ीर आज़म हाउस हो या फिर गवर्नर हाउसेज हों, कि इनको अवामी मकामात बनाया जाएगा। ये जो अशराफिया बराजमान रही है, यहाँ पर एग्जेक्टिव्स बराजमान रहे हैं और एक आइसोलेशन दिखाई दिया है, इनको जजीरे बना दिए गए, इनको खोला जाएगा पब्लिक के लिए और या तो यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी, लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी या दरसगाहों के अंदर इसको तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस से मुताल्लिक ना कोई फैसला दिखाई दिया, ना ही अभी तक गवर्नर हाउसेज से मुताल्लिक कोई ऐसा मामला सामने आया है। गुज़श्ता दिनों नथिया गली के गवर्नर हाउस से मुताल्लिक भी कुछ बातें होती रहीं। अब सूरत हाल ये लाहौर गवर्नर हाउस से मुताल्लिक सामने आ रही है, जहाँ लाहौर हाई कोर्ट का जो स्टे था वो आज ख़त्म हो गया है। इसके बाद क्या महज ये बात जंगले लगाने तक महदूद हो जाएगी? क्या आवाम को बाहर खड़े होकर दूर से, क्योंकि वो मुझे मेरे पर्दा फ़िक्र से वो शेर टकरा रहा है कि ये सोचकर मैं आखिरी सफ़ में चला गया, शायद वो शख्स दूर से अच्छा दिखाई दे, कि आवाम दूर से खड़ी होकर गवर्नर हाउस के नज़ारे करेगी, लोग रुक रुक कर गवर्नर हाउस को देखेंगे, मोटर बाइक्स रुकेंगी मॉल रोड के ऊपर, गाड़ियाँ रुकेंगी और दूर से लोग हाथ हिलाया करेंगे गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब एक झलक दिखाया करेंगे पब्लिक को, या फिर वाकई आवाम को इसका कोई फ़ायदा भी होने वाला है? क्या वाकई आवाम की एक्सेस भी होगी गवर्नर, या कोई जामिया बनेगी या यूनिवर्सिटी बनेगी? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल।